अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के तमाम असाइनमेंट्स का सलूशन, एक्सरसाइज के एमसीक्यू का सलूशन, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन का सलूशन, एक्सरसाइज के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का सलूशन, एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सलूशन, ऑल इन वन वीडियो आज हम करेंगे। आप जो चीज़ भी देखना चाहते हैं, आप काइंडली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दी गई है, काइंडली आप उस पर क्लिक करें और डायरेक्ट वो चीज़ सीख ले जो आप चीज़ सीखना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम असाइनमेंट चैप्टर 16 के सलूशन के साथ। असाइनमेंट 16.1 एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट करें एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट अ टेम्परेचर ऑफ 320 केल्विन। 320 केल्विन हमें दिया हुआ है, इस पे हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल हमने फाइंड करनी है। इसमें हमें डाटा में दिया हुआ है टेम्परेचर 320 केल्विन, और एक चीज़ हमें आनी चाहिए डाटा में यहाँ पे नहीं दी, वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की वैल्यू होगी हमारे पास 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए पर मॉलिक्यूल हमारे पास फार्मूला होगा 3/2 के हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो सिंपली आप इस फार्मूले में 3/2 के की वैल्यू पुट करें, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करें और तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे हमने के टी को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि सिंपली आपने 3/2 के और टी इनको मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6.624 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स। याद रखिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। असाइनमेंट 16.2 में पूछा जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे दिया हो गया है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो टेम्परेचर है 273 केल्विन, इसलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने डाटा में लिख लिया 273 केल्विन। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेरिक। स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास है 1 atm। इसमें हमें चाहिए होगा मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है √3 RT ओवर मोलर मैस। तो मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन गैस में फार्मूला होता है N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस यूनिट है 14 AMU या और मोलर मैस यूनिट है 14 ग्राम। तो यहाँ 2 एटम है, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28 ग्राम पर मोल। अब ये ग्राम हमारे पास CGS सिस्टम SI का नहीं है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 28 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.028 किलोग्राम पर मोल। थर्ड हमारे पास वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की SI में फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको याद करनी होगी। यह है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो हमें यहाँ टेम्परेचर मिल गया 273 केल्विन, हमें यहाँ मोलर मैस मिल गया SI यूनिट में 0.028 किलोग्राम पर मोल, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 मिल गई। अब इन तमाम वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मोलर मैस दिया हुआ था 28 ग्राम। 28 ग्राम को हमने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया है, 1000 से डिवाइड किया है तो ये हमारा आ गया किलोग्राम पर मोल। यहाँ भी बताया था मैंने 28 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.028 kg पर मोल आ जाएगा। अब इस तीनों वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे 3 RTM। यहाँ पे हमने RT कैलकुलेट किया है, फिर हमसे 3 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 3 RT को M से डिवाइड किया है, फिर हमारा जो आंसर आया उस सबका हमने अंडर रूट ले लिया है। आप सिंपली भी इसके अंदर कैलकुलेटर में ये तीनों वैल्यूज पुट करें, तीनों वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 493 मीटर पर सेकेंड। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की RMS स्पीड होती है 493 मीटर पर सेकेंड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और जो स्पीड होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मोलर मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन या MCQ भी आ सकता है। जो रूट मीन स्क्वायर की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मैस के स्क्वायर रूट के। इसलिए गैस का मोलर मैस जितना कम होगा उतनी वो ज़्यादा तेजी से मूव करेगी। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मैस निकालते हैं तो उसकी वेलोसिटी इससे भी ज़्यादा निकलती। नेक्स्ट हमारे पास 16.3 है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 20 मोल्स ऑफ हीलियम। 20 मोल्स ऑफ हीलियम हमें गिवन है, तो डाटा में लिख लेते हैं मोल ऑफ द गैस इज 20 मोल इन 10 लीटर सिलेंडर, और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 10 लीटर। याद रखें लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, और प्रेशर दिया हुआ है 120 ATM। तो प्रेशर हमने ले लिया 120 ATM। वंडरवॉल इक्वेशन हमारे पास होती है प्रेशर प्लस AN² ओवर V²। इसमें A हमारे पास कांस्टेंट है और A की वैल्यू में दी हुई है 0.0341 लीटर स्क्वायर। साथ में हमारे पास वॉल्यूम में चेंजिंग करते हैं तो V इज इक्वल टू NB, और B भी कांस्टेंट है और B की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो वंडरवॉल इक्वेशन के A
और बी दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, और आर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 0.0821, क्योंकि हमारे पास यूनिट दिया हुआ है लीटर, मोल और एटीएम में, तो इसका यूनिट होगा लीटर, एटीएम पर मोल पर केल्विन। क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू लीटर के कॉरस्पॉन्डिंग कम है। लास्ट क्वेश्चन में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू ली थी हमने 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यू ली है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो यूनिट चेंज होने से आर की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो पार्ट 1 में कह रहे हैं कैलकुलेट द टेम्परेचर, तो हम ये लगाएंगे वंडर वॉल इक्वेशन, और इससे हमारे पास ये तमाम चीज़ें गिवन है और टेम्परेचर हमारे पास अननोन है, इसको हम फाइंड करेंगे। अब हमें गिवन डाटा में जो जो वैल्यू गिवन थी वो हम फार्मूला में पुट करेंगे। इसके लिए ए एन स्क्वायर और वी स्क्वायर को पहले हमने कैलकुलेट कर लिया। ए की वैल्यू 0.0341 हमें गिवन है, इसको यहाँ पुट कर दिया। नंबर ऑफ मोल हमारे पास 20 तो इसका स्क्वायर ले लिया, और वॉल्यूम हमें गिवन है 10 लीटर, तो 10 लीटर का हमने स्क्वायर ले लिया, तो ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा प्रेशर में आएगा। फिर हम इसमें जो प्रेशर में गिवन है 120 ATM, इसमें हमने इसको प्लस कर दिया, तो P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम एन बी का दूसरा पार्ट कैलकुलेट करते हैं, V माइनस एन बी, एन 20 मोल और बी कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई किया और टोटल वॉल्यूम हमें जो 10 लीटर दिया हुआ है उसमें से माइनस कर दिया। फिर हमने ये दो वैल्यू जो थी इन दोनों को हमने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप डायरेक्ट भी फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारा सोल्यूशन आ गया। ये दोनों हमने इनको वैल्यू को पुट कर दिया है। सेकंड साइड पे था NRT, नंबर ऑफ मोल हमें दिए हुए थे 20, आर की वैल्यू लीटर में हमने ली है 0.0821, और टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। अब ये दोनों वैल्यूज उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1144.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.642, और टी वैसे ही। अब ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाके डिवाइड हो गया तो हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो आ जाएगा 728.8 केल्विन। तो वंडर वॉल इक्वेशन से हमारा टेम्परेचर आया 728.8 केल्विन, जो हमारे पास रियल कंडीशन थी। अब हम चलते हैं कंपेयर विद द आइडियल गैस कंडीशन। अब आइडियल गैस कंडीशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे आइडियल गैस लॉ, जो होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो टी निकालने के लिए एन आर इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। प्रेशर में दिया हुआ है 120, वॉल्यूम है 10, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 20, और आर की वैल्यू लीटर्स में हमारे पास होती है 0.0821। इसको सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 731.7। तो वंडर वॉल इक्वेशन से आया था 728.8, और आइडियल कंडीशन से आया 730.7। तो आइडियल गैस ने प्रेडिक्ट किया है हायर टेम्परेचर, जो कि एक्चुअल टेम्परेचर है, लेकिन आइडियल गैस कंडीशन ने थोड़ा सा हायर टेम्परेचर प्रेडिक्ट किया है। जैसे हम जानते हैं कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैसेज आइडियली बिहेव नहीं करती, वो रियल बिहेव करती हैं, जिसकी वजह से हमारे आंसर थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं। क्योंकि वंडर वॉल मॉडल में अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं मॉलिक्यूल के दरमियान, वो डोमिनेट कर जाती हैं, जिससे एक्चुअल टेम्परेचर स्लाइटली लोअर होता है। अगर प्रेशर को आप थोड़ा कम कर देंगे तो आप पास आइडियल गैस की कंडीशन आ जाएंगी, तो फिर आप पास ये वाला टेम्परेचर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसके एमसीक्यूज का सोल्यूशन। अब हम एमसीक्यू नंबर 1 करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी रो ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और डेंसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइडियल गैस लॉ कहता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारे हो जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। तो इस वॉल्यूम की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे प्रेशर इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। अभी डेंसिटी यहाँ डिवाइड हो रही थी, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मैस मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर हम मैस एन और आर टी को कांस्टेंट ले लें तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेंसिटी के, क्योंकि एम एन आर टी को हमने कांस्टेंट ले लिया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड डेंसिटी आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एमसी नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का करेक्ट फार्मूला क्या है ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर का करेक्ट फार्मूला होता है 3kT ओवर m का अंडर रूट, और अंडर रूट 3 का फार्मूला वैल्यू होती है 1.73। तो यहाँ से अंडर रूट 3 बाहर निकाल दें तो फार वैल्यू आ जाएगी 1.73 kT ओवर m का अंडर रूट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस फार्मूले में k हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और m हमारा मॉलिक्यूलर मास है। तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू टेम्परेचर और मास, यानी टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड होती है। आंसर नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल डिटरमाइन द टेम्परेचर।
तो जो हमारा ट्रांसलेशन मोशन होता है जिसे हम कहते हैं लीनियर मूवमेंट, वो डिफाइन करता है टेम्परेचर विया काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी एवरेज 3/2 kT। रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन जो हमारे सी, बी और सी ऑप्शन है, ये इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, ये टेम्परेचर को डिफाइन नहीं करते। जो टेम्परेचर होता है वो टाइड होता है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो टेम्परेचर है वो टाइड है, जो मेजर करता है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आंसर नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पॉसेस द मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसमें से कौन सी गैस है जो मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पास करेगी अगर सबके लिए हम टेम्परेचर सेम रखें। या रखें VRMS का फार्मूला होता है हमारे पास 3kT/m। तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मैस के। तो जिसका मोलर मैस सबसे कम होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो मोलर मैस सबसे कम तो रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा। अब तमाम गैसेस का मोलर मैस देखें। ऑक्सीजन गैस का मोलर मैस होता है 32 ग्राम पर मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का इसमें सबसे कम है वो है 2 ग्राम पर मोल, हीलियम का भी 4 है। तो हाइड्रोजन गैस का मोलर मैस सबसे कम है, ये सबसे हल्की गैस है इसलिए इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसकी मोलर मैस की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है इसलिए इसकी वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ही हाई होगी। आंसर नंबर 5, रियल गैसेस डेविएट कर जाती हैं आइडियल बिहेवियर से बिकॉज गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इस वजह से वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाते हैं। आइडियल गैस को लॉ में अज्यूम करते हैं जीरो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, हम अज्यूम करते हैं कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है और उनका नेग्लेजिबल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है। लेकिन रियल गैस में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है अगर हम प्रेशर को चेंज करें, और फाइनाइट उनका कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर साइज भी होता है। अब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी होती है और उनका कुछ फाइनाइट मॉलिक्यूलर साइज भी होता है, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से वो डेविएट कर जाती हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वंडरवाल ने करेक्ट भी किया था, इसका नया फार्मूला भी ड्राइव किया था जो अपने कोर्स में है, हम इसकी असेसमेंट भी करके आए हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन सी, बिकॉज gas molecules have intermolecular forces of attraction or they are corrected by van der Waal according to this equation. Answer number 6, the root mean square speed of gas at 27 degrees centigrade is VRMS. If the temperature is raised by 327 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले टेम्परेचर में दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और बाद में टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। फाइनल टेम्परेचर था 327 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि सेंटीग्रेड में 273 डिग्री प्लस करें तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें 273 प्लस किया और इसमें 273 प्लस किया है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो न्यू आरएमएस स्पीड क्या होगी? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो VRMS2 अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2, VRMS1 अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1, T1 था 300 और T2 था 600। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 2 टाइम आ जाएगी। इसका मतलब 27 से 327 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारी RMS स्पीड अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 2 टाइम आ जाएगा, तो हमारी जो स्पीड है वो अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर। हमारा टेम्परेचर सेम हो तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो क्या होगी? द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जैसे हम जानते हैं RMS जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। हमारी VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी मोलर मास के, तो VRMS ऑफ O2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन के, तो VRMS H2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मोलर मास ऑफ H2 के। ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। और ऑक्सीजन का मोलर मास हमारे पास 32 ग्राम और हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 ग्राम। इन दोनों की वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। तो हमारी रेशियो आ जाएगी 1:4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की VRMS की वैल्यू। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। आंसर नंबर 8 है, डेंसिटी ऑफ द गैस हमें दी हुई है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और प्रेशर दिया हुआ है 6 × 10⁵ पास्कल। तो इसकी RMS वैल्यू क्या होगी? जैसे हम जानते हैं कि RMS का फार्मूला होता है प्रेशर डेंसिटी की टर्म में √3 प्रेशर ओवर डेंसिटी, और प्रेशर में दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है। सिंपली आप ये फार्मूले में वैल्यू पुट करें और इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 600 मीटर पर सेकेंड। एमसीक्यू नंबर 9 है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज।
एवरी किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है 3/2 के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो एवरी किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। तो एवरी किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये प्रेशर, वॉल्यूम या गैस की टाइप पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि एमसीक्यू चेंज होकर भी आ सकते हैं, इसे थोड़े की कॉन्सेप्ट भी हमें पता होनी चाहिए कि प्रेशर, वॉल्यूम और गैस की टाइप पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एमसीक्यू नंबर 10 है द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। इनके मॉलिक्यूल बॉल के साथ कोलाइड करते हैं और उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। मोमेंटम चेंज होने की वजह से फोर्स पैदा होती है, फोर्स पैदा होने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। और प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो मॉलिक्यूल्स रीबाउंड होते हैं इलास्टिसिटी अपॉन इलास्टिकली, पूरे टकरा के वापस आते हैं, रीबाउंड होते हैं इलास्टिकली अपॉन कोलिजन और रिवर्स कर देते हैं मोमेंटम को। जिससे मोमेंटम चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होती है। तो फोर्स जब लगती है किसी यूनिट एरिया पे तो वो कहलाता है प्रेशर। तो कोलिजन पे मोमेंटम चेंज होगा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, उसके बाद मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम चेंज होने की वजह से फोर्स एक्ट होती है और उससे प्रेशर क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है द आरएमएस स्पीड, वी आरएमएस जिसे कहते हैं, अगर प्रेशर को हम डबल कर दें और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो न्यू आरएमएस स्पीड क्या होगी। देखिए वी आरएमएस का फार्मूला होता है √3RT/m। तो हमारी वी आरएमएस वैल्यू तो टेम्परेचर पे या मोलर मैस पे डिपेंड करती है, ये प्रेशर पे तो डिपेंड करती ही नहीं है। तो प्रेशर को डबल करें या हाफ करें हमें इससे क्या, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी आर एम एस न्यू आर एम एस वैल्यू भी आर एम एस वैल्यू होगी, वी आर एम एस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड मोलर मैस। प्रेशर चेंज करने से इसमें कोई भी तब्दीली वाकई नहीं होगी। तो हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यू वेलोसिटी आरएमएस वैल्यू भी वही रहेगी। एमसीक्यू 12 है एक न्यूट्रॉन स्टार हैज अ सुपर हाई, एक न्यूट्रॉन स्टार जो बहुत हाई डेंसिटी का होता है, जिसका मैस बहुत ज्यादा होता है और रेडियस बहुत कम होता है, रेडियस करीब 5 to 20 किलोमीटर होता है। न्यूट्रॉन स्टार जो बनते हैं वो सुपरनोवा के कोलैप्स होने से बनते हैं, जिसकी डेंसिटी 10⁻17 kg/मीटर की होती है। यानी कि चीनी के एक क्यूब के साइज का अगर आप ले लें वॉल्यूम तो उसका मैस माउंट एवरेस्ट के बराबर होगा। माउंट एवरेस्ट का जो पहाड़ है उसका मैस लें, उसका मैस और उसका साइज कितना होगा, सिर्फ 1 शुगर क्यूब के बराबर। तो डेंसिटी डोमिनेट कर जाती है तमाम अदर प्रॉपर्टीज पे। इस वजह से न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसको ग्रेविटी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डेंसिटी ए। एमसीक्यू नंबर 13 है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है सुपर कंडक्टर की बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर जब आता है उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। ये नॉन सुपर कंडक्टर मेटल की रेजिस्टेंस आस्ता आस्ता कम होती है, लेकिन सुपर कंडक्टर जैसे ही उसका क्रिटिकल टेम्परेचर आता है ये इसकी रेजिस्टेंस जीरो हो गई है। तो सुपर कंडक्टर एग्जिबिट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, अलो परपीचुअल करंट फ्लो जो बगैर किसी रेजिस्टेंस के जाता है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर की कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे और उससे कम पे इसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर की जीरो हो जाती है। 14 एमसीक्यू है हाउ इज अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC फॉर्म। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट कैसे बनती है। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ अ मैटर है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर वेयर बोसन ऑक्यूपाई द लोवेस्ट क्वांटम स्टेट। जब बोसॉन्स होते हैं हमारे वो लोवेस्ट क्वांटम स्टेट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये तब फॉर्म होते हैं जब इनको इतना ज्यादा कूल किया जाए, कितना नैनो केल्विन टेम्परेचर पे ले दिया जाए। इस सबसे लोवेस्ट स्टेट ऑफ मैटर होती है, ये एग्जिस्ट करती है वेरी कूल टेम्परेचर पे, तकरीबन एब्सोल्यूट जीरो के बहुत बहुत करीब, जिसमें ऑल पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, एक सुपर सॉलिड बन जाता है। तो उसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये बनती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कूलिंग टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। इसके लिए अल्ट्रा लो टेम्परेचर हमें चाहिए, इसे हम लेजर कूलिंग कहते हैं, उससे हम अचीव करते हैं। तो कूलिंग टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर से बोस आइंस्टाइन स्टेट हमारी फॉर्म होती है। अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चन 1 है मेंशन द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन पर यूनिट टाइम इन अ गैस। कुछ वेज मेंशन करें जिससे नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम गैस में आप इंक्रीज कर सकें। हमें मालूम है मॉलिक्यूलर कोलिजन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है मॉलिक्यूल की डेंसिटी पे, उसकी स्पीड पे और कंटेनर के साइज पे। और इसका फार्मूला आता है Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। n है नंबर डेंसिटी और T है टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो हायर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ कोलिजन रेट भी इंक्रीज कर देगा।
सेकंड था एन, जिसे हम कहते हैं नंबर डेंसिटी। इसके लिए हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, जिससे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसकी नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि थोड़े वॉल्यूम में ज़्यादा नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स होंगे, जिससे उसकी कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। या दूसरे तरीके में आप मोर गैस उसमें ऐड कर दें, ज़्यादा गैस ऐड कर दें उसी वॉल्यूम में, तब भी आपकी इंक्रीज हो जाएंगे मोल्स फिक्स वॉल्यूम पे और आपकी कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है कि आप कंटेनर का वॉल्यूम छोटा कर दें, इसका वॉल्यूम कंप्रेस करके छोटा कर दें, वही बात हो गया, प्रेशर इंक्रीज कर दें या वॉल्यूम कम कर दें, उससे भी जो हमारे पास नंबर डेंसिटी है वो डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगी और उससे हमारी कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें इंक्रीज करनी होगी किसी तरह मॉलिक्यूलर स्पीड, जो टेम्परेचर से इंक्रीज हो सकती है, या नंबर डेंसिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो प्रेशर इंक्रीज करके, ज़्यादा गैस ऐड करके या वॉल्यूम को कम करके हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर रिड्यूस कर दिया जाए बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस वॉल्यूम अगर कम कर दिया जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, तो वॉल्यूम कम करने से बॉयज लॉ के मुताबिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज होने पे, वॉल्यूम कम होने पे एक्सप्लेन करें यूजिंग किनेटिक थ्योरी। इसके लिए हमें पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। किनेटिक थ्योरी रिलेटेड टू प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इज इक्वल टू होती है 1/3 डेंसिटी और RMS वेलोसिटी के स्क्वायर की, जिसमें रो हमारे पास डेंसिटी है और VRMS ये कहते हैं RMS स्पीड। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वॉल्यूम को आप रिड्यूस कर दें, एट टेम्परेचर को फिक्स करें और मोल्स को फिक्स करें। अगर वॉल्यूम को आप रिड्यूस कर दें तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो मोर कोलिजन पर यूनिट एरिया होंगे। तो वॉल्यूम को हाफ करने पे डेंसिटी डबल हो जाएगी, डेंसिटी डबल हो जाएगी तो आपका प्रेशर भी डबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है इफेक्ट ऑन कोलिजन। अगर हायर डेंसिटी मीन मोर मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ज़्यादा डेंसिटी है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, जिस वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंटली ऑन द वॉल ज़्यादा हो जाएगी, तो कोलिजन बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें और VRMS को अनचेंज कर दें, तब्दील कर दें, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो VRMS भी जो होगा वो अनचेंज होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि RMS वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। तो प्रेशर राइज होगा तो अफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो मॉलिक्यूलर स्पीड में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी इंक्रीज होगी तो मोर कोलिजन होगी पर यूनिट एरिया। इसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू VRMS का स्क्वायर। तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। तो हायर कोलिजन फ्रिक्वेंसी की वजह से जो प्रेशर होगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करें रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या ये सेम है एवरेज स्पीड के? तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है वो होती है √3 kT/m के, और एवरेज स्पीड होती है √8 kT/πm के। ये अर्थमेटिक मीन होता है, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। ये रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है सिंपली रेफर करती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम क्वांटिटी। या किसी का मीन ले लें, अर्थमेटिक मीन एवरेज ले लें ऑफ स्क्वायर ऑफ सम क्वांटिटी, और उसका जो स्क्वायर रूट है वो होगा रूट मीन स्क्वायर RMS। वेलोसिटी टर्म में इसका फार्मूला होगा स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का अंडर रूट, जिसकी वैल्यू होगी 3RT/m। आर हमारा जनरल कांस्टेंट है, टी केल्विन में लेते हैं, और एम है मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पार्टिकल इन केजी। इसमें जो यू स्क्वायर है इस फार्मूले में, उसका मतलब है एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटीज। यहाँ बुक के टॉपिक में भी करके आए थे कि पार्टिकल वेलोसिटीज के स्क्वायर से जितनी वेलोसिटी उन्हें एंड से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। फिर एवरेज ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटी का जब अंडर रूट लेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकल आएगी। सो द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड, ये डेफिनेशन होगी, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पूछेगा, इज इट सेम फॉर एवरेज स्पीड? और एवरेज स्पीड का हमने फार्मूला पढ़ा अभी 8 kT/πm का अंडर रूट। तो दोनों के कंपैरिजन करने के लिए आप हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये KT से कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू m से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/8, और ये पाई डबल डिवाइड कर रहा है तो ऊपर चला जाएगा, तो दोनों की रेशियो में आ जाएगा 3π/8 का अंडर रूट, 3π/8 का अंडर रूट, जिसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 1.085। तो ये वैल्यू हमें शो कर रही है कि RMS स्पीड जो होती है वो 8.5, ये देखें ना 8.5 ये वैल्यू है, तो उसको परसेंटेज में निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि RMS स्पीड 8.5% हायर होती है एवरेज स्पीड से, और RMS स्पीड जो होती है वो रिलेट करती है किनेटिक एनर्जी, जबकि एवरेज स्पीड किनेटिक एनर्जी से रिलेट नहीं करती। और हमारी RMS स्पीड हमेशा एवरेज स्पीड से ज़्यादा होती है, बिकॉज स्क्वेयरिंग एम्फेसाइज हायर स्पीड्स। तो RMS स्पीड का जो वेटेड होता है वो टुवर्ड होता है फास्टर मॉलिक्यूल की तरफ। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आप इसकी डेफिनेशन लिखें, ये दो फार्मूले लिखें और इसको डिवाइड करके कंपैरिजन बता दें कि RMS की वैल्यू 8.5% ज़्यादा होती है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा डीप इसलिए एक्सप्लेन किया कि ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। क्वेश्चन 4 है, वाई
इज द टेम्परेचर बिलो एब्सोल्यूट जीरो इम्पॉसिबल। एब्सोल्यूट जीरो से नीचे टेम्परेचर इम्पॉसिबल क्यों है? एब्सोल्यूट जीरो जिसे जीरो केल्विन कहते हैं, ये थ्योरेटिकल स्टेट है जहां पे मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की जीरो हो जाती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीरो के, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन होगी जीरो जब टेम्परेचर होगा ग्रेटर देन जीरो। जीरो केल्विन ये ग्राउंड स्टेट है जहाँ इसका मतलब है कि नेगेटिव टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर इतना रिड्यूस हो जाएगा कि ये वायलेट कर देगा एंट्रोपीज के लॉस को। तो टेम्परेचर मेजर करता है मॉलिक्यूलर मोशन। जब हमारा एब्सोल्यूट जीरो जीरो केल्विन हो जाएगा तो मॉलिक्यूल का कोई मोशन नहीं रहेगा, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। तो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे जीरो केल्विन हो जाएगा वहां पे नो मोशन, वो हम कहते हैं जीरो केल्विन। जब मोशन खत्म हो गया है इसका मतलब है जीरो केल्विन आ गया, उससे कम मोशन तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करते जाते हैं तो हमारा ये एब्सोल्यूट जीरो आ गया 273 पे। यहाँ पे तमाम पार्टिकल का मोशन जीरो हो गया। ये एब्सोल्यूट जीरो ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। एन ऑब्जेक्ट एट एब्सोल्यूट जीरो हैज मिनिमम या जीरो इंटरनल एनर्जी। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो पे प्रेशर भी जीरो हो जाएगा, और ये ग्राफ शो कर रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो पे उसका वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा। और एब्सोल्यूट जीरो से अगर नीचे चले जाए तो नेगेटिव वॉल्यूम हो जाए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो एब्सोल्यूट जीरो जीरो केल्विन पे मिनिमम मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी होगी जो ग्राउंड स्टेट है, और टेम्परेचर एब्सोल्यूट से भी जीरो से भी नीचे हो जाएगा तो ये वायलेट कर देगा एंट्रोपी के प्रिंसिपल्स को। क्योंकि जीरो केल्विन पे यूनिवर्सली एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, जीरो केल्विन से कम एनर्जी किसी भी पार्टिकल की नहीं हो सकती, इसलिए टेम्परेचर बिलो एब्सोल्यूट जीरो ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 5 है, एस्टिमेट करें एवरेज एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम की एवरेज एनर्जी क्या होगी जब उसका टेम्परेचर है 6000 केल्विन। ये टेम्परेचर सन की सरफेस का टेम्परेचर है। एवरेज एनर्जी का फार्मूला होता है 3/2 kT, जिसमें k हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो हमें दिया हुआ है 6000 केल्विन। सिंपल हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.242 × 10⁻⁻19 जूल। अब हीलियम हमारा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कंसीडर होगी जिसकी वैल्यू दिस होगी। क्वेश्चन 6 है, शो करें रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशियो है एक वेलोसिटी RMS1 और RMS2, इनकी रेशियो ऑफ टू डिफरेंट गैसेज। दो डिफरेंट गैसेज है, एक गैसेज को हमने 1 कह दिया है, तो गैसेज को हमने 2 कह दिया। दोनों की रेशियो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर है, इज इक्वल, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है टू द रेशियो टू द स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास। तो इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास के इक्वल है, तो ये हम शो करेंगे। जो पता है हमें मालूम है कि VRMS का फार्मूला होता है 3RT/m का अंडर रूट। अब हमें दिया हुआ है कि टेम्परेचर तो इक्वल है और R तो जनरल गैस कांस्टेंट है वो भी इक्वल है, और 3 खुद कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये दो वैल्यू के लिए हम दो को डिवाइड कर देंगे, तो VRMS1 हो जाएगा 3RT/m1 का अंडर रूट, और VRMS2 हो जाएगा 3RT/m2 का अंडर रूट। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है 3RT कैंसिल हो जाएगा, ये डबल डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो दो डिफरेंट गैसेस की RMS वेलोसिटी की रेशियो हो जाएगी √m2/m1, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि V2 यहाँ नीचे है लेकिन यहाँ पे M2 ऊपर है, ये V1 ऊपर है तो यहाँ पे M1 नीचे है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज है। आप तो एग्जांपल से भी ले सकते हैं कि एक ऑक्सीजन है जो हम MCQ में करके आए थे, उसका मोलर मैस है 32 और हाइड्रोजन का मोलर मैस है 2, और इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1:4 आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में आप MCQ नंबर 7 का सोल्यूशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करें वाइट ड्वार्फ में और न्यूट्रॉन स्टार में। फार में लो मैस स्टार कोर जो होती है जब वो कोलैप्स होता है तो वाइट ड्वार्फ, स्टार अराउंड द सेम मैस एज सन, ये जब कोलैप्स होंगे तो ये वाइट ड्वार्फ बनाएंगे। और जो हाई मैस स्टार होंगे जैसे कि सुपरनोवा जो हमारे सन से 4 to 8 टाइम बड़े होंगे, जब वो कोलैप्स होंगे तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनाएंगे। और ऐसे स्टार जो 8 टाइम से भी ज्यादा बड़े हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, जब वो कोलैप्स होंगे तो वो ब्लैक होल बनाएंगे। छोटे स्टार ड्रॉप बनाते हैं, मीडियम साइज स्टार जो होते हैं वो न्यूट्रॉन स्टार बनाते हैं, तो जो बहुत बड़े स्टार होते हैं वो कोलैप्स होकर डाइड होकर ब्लैक होल बनाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी करता है प्रेशर की, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो प्रेशर को रिड्यूस करता है, तो न्यूट्रॉन डीजेनरेसी करता है प्रेशर की। न्यूट्रॉन स्टार में न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रेशर की डीजेनरेसी करते हैं। इनकी डेंसिटी 10⁻9 kg/m³ होती है, जबकि न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी 10⁻17 kg/m³ होती है। वाइट ड्वार्फ की कंपोजिशन होती है कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद होती हैं इसके कोर में, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के कोर में सारे के सारे न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज़्यादा डेंसर होते हैं एंड फॉर्म फ्रॉम मोर मैसिव स्टार, जो बड़े बड़े स्टार से होते हैं उनसे बनते हैं। और जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं ये नॉर्मली सुपरनोवा कोलैप्स होने के बाद बनते हैं। क्वेश्चन 8 है कि क्यों गैसेस डेविएट कर जाती हैं आइडियल बिहेवियर पे, लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर पे। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वंडरवॉल ने करेक्शन की थी, PV/nRT को चेंज कर दिया था वंडरवॉल इक्वेशन में। तो लो टेम्परेचर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को।
जिसको वंडर वॉल ने कांस्टेंट ए का नाम दिया था। और हाई प्रेशर में फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है, क्योंकि जनरल गैस क्वेश्चन में वॉल्यूम को इग्नोर किया होता है, लेकिन यहाँ पे उसके वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करते, तो हम एक और कांस्टेंट ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं बी। ये सिग्निफिकेंट हो जाता है, लेस स्पेस हो जाती है मोशन के लिए, तो गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। तो लो टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डोमिनेट हो जाती हैं, जिससे प्रेशर हमारा कम हो जाता है। और हाई प्रेशर पे फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम सिग्निफाइड हो जाता है, जिससे हमारी स्पेस कम हो जाती है, जिस वजह से हमारी रियल गैसेज होती हैं वो डेविएट कर जाती हैं आइडल से, ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती है मैटर। जैसे CO2 को अगर हाई प्रेशर दें या लो टेम्परेचर दें तो ये लिक्विफाइड हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डेविएट कर देगा जनरल गैस इक्वेशन जो हमारी है PV NRT, उससे ये डेविएट कर देगा। तो लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डोमिनेट कर जाती हैं, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और हाई प्रेशर पे फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है और लेस स्पेस होती है मोशन की, जिस वजह से वो आइडियल गैस इक्वेशन से डेविएट कर जाते हैं। क्वेश्चन 9 है, व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन डीजेनरेटेड मैटर। एक इसका है प्रेशर सोर्स, जिसे हम कहते हैं क्वांटम डीजेनरेसी प्रेशर, जिसे पॉली फ्लूइड प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो थर्मल मोशन में अप्लाई नहीं होती। सेकंड है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, कि प्रेशर रिमेन इवन एट अगर टेम्परेचर को नियरली 0 केल्विन पे भी लेके जाएं। अकरंस में देखा जाए तो वाइड ड्रॉफ के अंदर इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी होती है और न्यूट्रॉन स्टार में न्यूट्रॉन डीजेनरेसी होती है। अगर इसको रेगुलर मैटर से कंट्रास्ट किया जाए तो डीजेनरेटेड मैटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो 10⁻9 से 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन रेगुलर मैटर की डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 10⁻4 kg पर मीटर क्यूब हो सकती है। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में देखा जाए तो हम इसको प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं कि प्रेशर सोर्स डीजेनरेटेड मैटर जो होगा वो क्वांटम डीजेनरेसी होगी, जिसे कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लेकिन रेगुलर मैटर में थर्मल मोशन होता है। कंडीशन में देखा जाए तो ये एक्सट्रीमली डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है नियर 0 केल्विन, बहुत कम टेम्परेचर पे, और रेगुलर मैटर की मॉडरेट डेंसिटी होती है और टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल ले ली जाए तो वाइड ड्रॉफ और न्यूट्रॉन स्टार है, और रेगुलर मैटर की एग्जाम्पल ली जाए तो अर्थ बेस्ड गैसेज या अर्थ पे जो लिक्विड मौजूद है वो है। क्वेश्चन 9 में हमने डीजेनरेटेड मैटर को डिस्टिंग्विश करना था फ्रॉम रेगुलर मैटर, तो यहाँ पे से डीजेनरेटेड मैटर को रेगुलर मैटर से डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे रेगुलर मैटर लिखना भूल गए, लेकिन रेगुलर मैटर से हमने डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर आपका यही होगा। क्वेश्चन 10 है, शो करें कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशन किनेटिक एनर्जी फॉर द आइडियल गैस। जैसे मालूम है किनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², तो एवरेज ट्रांसलेशन किनेटिक एनर्जी के लिए हो जाएगा हाफ mv, और v हो जाएगा RMS, v RMS का स्क्वायर, और v RMS की वैल्यू होती है √3 kT/m। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे √3 kT/m, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो आ जाएगा 3 kT/m, और ये m इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा किनेटिक एनर्जी एवरेज 3/2 kT, जिसमें k हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, तो एवरेज किनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के। थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि वी आर एम एस किसके बराबर था, 3 kT/m, इसकी वैल्यू जब इसमें पुट की तो स्क्वायर ने अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 3 kT/m, और ये m इस m के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3/2 kT। और जब ये 3/2 k जो था ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी, और इस वजह से इसको हटाएं तो आ जाएगा किनेटिक एनर्जी एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यार कि टेम्परेचर मेजर करता है ट्रांसलेशन किनेटिक एनर्जी के लिए। जब छोटी सी ये डेरिवेशन करते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को क्या होगा अगर सुपर कंडक्टर को हम कूल करते हैं बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे ले आए तो सुपर कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को क्या होगा। काइंडली MCQ नंबर 13 का सोल्यूशन भी देख लीजिएगा, उसमें हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करके आए हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होती है वो ड्रॉप टू 0, उसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाती है, करंट फ्लो हो जाता है परपेचुअली, बगैर किसी रेजिस्टेंस के, बगैर किसी वोल्टेज के, बगैर किसी फोर्स के, वो खुद ब खुद फ्लो करना शुरू हो जाता है, हमारे पावर लॉस 0 हो जाते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं मिसनर इफेक्ट, एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर देते हैं। कुछ मटेरियल के क्रिटिकल टेम्परेचर भी दिए हैं, Hg का 4.2 केल्विन है, यूटेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड का 90 केल्विन है। तो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारी रेजिस्टेंस ड्रॉप टू 0 हो जाती है, उसे हमारे पास कूपर पेयर बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इस वजह से लूज लेस, बगैर किसी फ्रिक्शन के करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर इन ट्रांसपोर्टेशन। सुपर कंडक्टर की कोई एप्लीकेशन हमें बतानी है ट्रांसपोर्टेशन में, जिसकी मेन एग्जांपल ले सकते हैं मैग्लेव ट्रेन्स। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट यूज होता है लेवल ट्रेन में, फ्रिक्शनलेस और हाई स्पीड ट्रैवलिंग होती है। उसके अलावा हमारे पास एफिशिएंट मोटर होती हैं, जीरो रेजिस्टेंस कॉइल होती है, एनर्जी एफिशिएंट प्रोपल्शन करती हैं, और हम इन मोटर से हम अपनी शिप्स और बोट्स को प्रोपोल कर सकते हैं। थर्ड है मैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम, जिसे कहते हैं कैटापुल्ट एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट, वो यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स।
फ्यूचर में देखेंगे मैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम स्पेस क्राफ्ट देखेंगे जो अर्थ से स्पेस में लॉन्च होंगे और बहुत कम एनर्जी यूज़ करेंगे क्योंकि उसके अंदर हम सुपर कंडक्टर यूज़ करेंगे। फ्यूचर में हम ऐसी स्पेसशिप देखेंगे जो अर्थ से लॉन्च होंगी और सुपर कंडक्टर यूज़ किए जाएंगे इनमें। यहाँ एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट या अर्थ पे ट्रैवल करेंगे सुपर कंडक्टर्स यूज़ करती हुई हमारी स्पेसशिप्स एयरक्राफ्ट जिसमें बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी और बहुत ज़्यादा हैवी ट्रांसपोर्टेशन कर सकेंगे। और ये सुपर कंडक्टर बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगे। ये इनकलाब बर्पा कर देंगे एफिशिएंसी और स्पीड में। बहुत हाई स्पीड पे बहुत हाई एफिशिएंसी के साथ हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे अपने ही प्लेनेट के ऊपर या एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे। क्वेश्चन 30 में क्या प्रोवाइड करें एन एग्जाम्पल ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल ऑफ हाई सुपर टेम्परेचर ले सकते हैं यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, बहुत मशहूर सुपर कंडक्टर है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 93 केल्विन। ये ऑपरेट करता है अबव लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर है 77 केल्विन। ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कूलिंग हमारा सुपर कंडक्टर है। इसके अलावा जो लेटेस्ट सर्च हुआ है वो है लैथनम सुपर हाइड्राइड LaH10। ये 170 गीगा पास्कल पे सुपर कंडक्टर है और इसका बहुत हाई टेम्परेचर है जो है 250 केल्विन। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है जो आज तक रिसर्च में साबित हुआ है। लैथनम सुपर हाइड्राइड 250 केल्विन पे 170 गीगा पास्कल पे ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हमें दिया गया। आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें से लिख सकते हैं। अब हम करेंगे एक कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गैस प्रेशर। गैस प्रेशर क्या है? तो गैस प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स पर यूनिट एरिया है जो एक्सर्ट होती है परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, किसी भी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक्ट होती है उसको हम कहते हैं प्रेशर, जिसका फार्मूला हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर है हाउ डज गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर। कंटेनर पे ये प्रेशर कैसे लगाते हैं? तो गैस मॉलिक्यूल मूव हो रहे होते हैं रैंडमली एट हाई स्पीड पे ये रैंडमली इधर उधर मूव हो रहे होते हैं। ये कोलाइड करते हैं इलास्टिकली विद कंटेनर वॉल। ये जाते जाते इलास्टिकली कंटेनर वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो इनका मोमेंटम चेंज हो जाता है। व्हेन अ मॉलिक्यूल मास m एंड वेलोसिटी v, जैसे x कंपोनेंट हम ले लेते हैं, हिट द वॉल परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। अगर x एक्सिस में हिट करेगा तो x एक्सिस में उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम उसका अगर mvx था तो टकराने के बाद वो रीबाउंड होगा तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस mvz, क्योंकि वो रीबाउंड होगा जिस वजह से उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, जो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जो इक्वल होगा -2mvx के। इसमें आप डिटेल आंसर के लिए इसका टॉपिक 6.1 प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, ये आप डिटेल से आप लिख सकते हैं। इसमें भी चेंज ऑफ मोमेंटम बताया गया -2mvx1। अगर क्वेश्चन में इसके साथ डेरिवेशन आ जाए तो आप ये डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डेरिवेशन पूछी नहीं गई थी इससे हमने डेरिवेशन नहीं की। और लास्ट में भी फार्मूला लिख सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो इज इक्वल होता है mn एवरेज रूट मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय L3/3। तो L3 की जगह v डाल देंगे तो ये फार्मूला लास्ट में आंसर में अपने लिख सकते हैं बगैर डेरिवेशन के। अगर डेरिवेशन पूछी जाए तो डेरिवेशन भी लिखेंगे। तो लास्ट में आप ये फार्मूला ये वाला लिख दीजिएगा। अब बगैर डेरिवेशन के आप कैसे लिखेंगे? फिर आप थर्ड में लिखेंगे फोर्स कैलकुलेशन। तो फोर्स कैलकुलेशन है, फोर्स है डेल्टा P ओवर डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। और इसमें n जो हम आगे अप्लाई करेंगे वो है मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इन द टाइम डेल्टा T। तो जो फोर्स अप्लाई होगी वो डेल्टा P ओवर डेल्टा T। अब प्रेशर के लिए हम निकालेंगे ट्वाइस ऑफ mvx का स्क्वायर ओवर l, और यहाँ पे एरिया और l मिलके वॉल्यूम बना देंगे। जैसे यहाँ पे हमने वॉल्यूम बना दिया था यहाँ पे इस फार्मूले में। उसके बाद कैपिटल N था हमारा मॉलिक्यूल कोलाइडिंग इन यूनिट टाइम डेल्टा T पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये स्मॉल n आ जाएगा, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा 1/3 डेंसिटी v स्क्वायर, ये एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। और डेंसिटी में मालूम है मास और वॉल्यूम की इक्वल होती है, जिसकी वजह से प्रेशर राइज होगा कॉन्टिन्यूस और इलास्टिक कोलिजन होगी और ट्रांसफर करेगी मोमेंटम टू द वॉल, अपना मोमेंटम वॉल को ट्रांसफर कर देगी वो। क्वेश्चन 2 है ड्राइव द प्रेशर एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैस एंड शो दैट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन को मार्क्स देखते हुए आप ये वाली डेरिवेशन कर सकते हैं। ये डेरिवेशन अगर आप यहाँ तक करते हैं तो उसके बाद ये टॉपिक हमारा जाता है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जिसमें प्रेशर में दिया हुआ है 2/3 n ओवर v 1/2 mv स्क्वायर। और इसमें n ओवर v को हम ले लेते हैं n नॉट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n ओवर v की जगह पुट कर देंगे हम n नॉट। अगर इस फार्मूले में देखें तो 2/3 और n नॉट जो है ये एक कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम रिप्लेस कर दें तो प्रेशर इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट हाफ mv स्क्वायर का। और इधर से प्रोपोर्शनल का साइन लगाना हो तो कांस्टेंट और इक्वल के सारी जब लगा देंगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बुक के टॉपिक के मुताबिक आप ये वाली डेरिवेशन कर सकते हैं। अल्टरनेटिव डेरिवेशन में आप स्टेप 1 में लिखेंगे काइनेटिक थ्योरी सेटअप
कंसीडर करें n मालिकूल हैं किसी क्यूबिक कंटेनर में जिसकी साइड l है और वॉल्यूम उसका है v जो होता है l क्यूब के बराबर है। द मालिकूल की जो वेलोसिटी होगी वो वी एक्स के स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर और वी जेड के स्क्वायर सबका हम ऐड कर लेते हैं तो वी की वेलोसिटी आ जाएगी। दोनों मोमेंटम ट्रांसफर, तो मालिकूल हिट द वॉल जो होगा वो होगा 2l डिवाइडेड बाय वी एक्स, ये डेल्टा टी टाइम आ जाएगा। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो फोर्स पर यूनिट मॉलिक्यूल जो होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी। इसमें मोमेंटम की वैल्यू होगी 2mvx जो हम पिछले क्वेश्चन प्रूव करके हैं, और डेल्टा टी हमने यहाँ से लिया 2l ओवर vx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा mv स्क्वायर ओवर l, क्योंकि ये जो vx है ये डबल डिवाइड हो रहा था जो ऊपर जाके इसके साथ स्क्वायर में आ जाएगा। फिर टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन की हो जाएगी mv स्क्वायर ओवर l। अब प्रेशर के लिए आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ही हमारी mv स्क्वायर ओवर l और एरिया l स्क्वायर है, l स्क्वायर l के साथ मल्टीप्लाई होकर l क्यूब हो जाएगा, तो l क्यूब वॉल्यूम के इक्वल है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे वॉल्यूम की वैल्यू। अब जैसा कि मैं बुक में दिया हुआ था वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल होंगे 1/3 वी स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम स्टेप है बुक का, जहाँ पे वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर और वी जेड का स्क्वायर, इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। तो एक वी जो होगा वो होगा 3vx, क्योंकि ये तीनों इक्वल नहीं, यहाँ पे तीनों को इक्वल लिया हुआ है, तो इन तीनों का vx कह देते हैं, तो 3vx हो जाएगा। तो एक vx ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो vx का स्क्वायर हो जाएगा v/3, v स्क्वायर ओवर 3, mn ओवर l, तो v स्क्वायर ओवर 3। इसलिए हम किसी भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में लिखेंगे 1/3 स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अभी हमारा फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 mn ओवर v स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अभी मालूम है कि मैस ओवर वॉल्यूम, ये मैस ओवर वॉल्यूम ये तो डेंसिटी के इक्वल होता है, इसलिए इसकी जगह हम यहाँ पे डेंसिटी भी पुट कर सकते हैं 1/3 डेंसिटी स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अब लास्ट में हम इसे लिंक करेंगे एवरेज किनेटिक एनर्जी के साथ, तो किनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर का, तो रीअरेंज कर लेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा 2ke ओवर m, ये v स्क्वायर निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और m जाके डिवाइड हो जाएगा। और अब हम यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू लेके इस फार्मूले में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 1/3 रो 2ke एवरेज ओवर m, यानी कि इसमें 2/3 डेंसिटी ओवर मैस, तो डेंसिटी ओवर मैस इसे नंबर डेंसिटी भी कहते हैं, ये n ओवर v के इक्वल है, या दूसरे लफ्जों में 2/3 और डेंसिटी और मैस ये तमाम नंबर डेंसिटी कांस्टेंट होंगे। इस कांस्टेंट को हम यहाँ से हटा देंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये हमारा अल्टरनेटिव डेरिवेशन मेथड था। तो प्रेशर स्केल डायरेक्टली विद द एवरेज ट्रांसलेशन किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एंड ड्राइव आरएमएस स्पीड ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल। शॉर्ट क्वेश्चन 3 में डिफाइन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम इसको डिफाइन भी कर चुके हैं और एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। काइंडली ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। इसी डेफिनेशन में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड्स, यहाँ पे मैं बताई थी स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड ऑफ द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, अब ये बुक वाली डेरिवेशन लिख सकते हैं। जैसे मालूम है प्रेशर होता है 1/3 रो वी स्क्वायर, तो आइडियल गैस कहता है पी वी इज इक्वल टू nRT, और डेंसिटी जो होगी वो मैस और वॉल्यूम है, तो इस मैस को हम ले सकते हैं n इंटू मोलर मैस, m कैपिटल M हमारा मोलर मैस है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो n कैपिटल M ओवर v, ये v हमारा वॉल्यूम है और स्मॉल v हमारे पास वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये v यहाँ डिवाइड हो रहा था तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब जैसे मालूम है कि पी वी बराबर होता है nRT के, तो यहाँ पी वी की जगह हम पुट कर देते हैं nRT, और ये फाइल वैसे ही 1/3 स्मॉल m कैपिटल M v स्क्वायर। यहाँ से हम इस n को इस n के साथ कट कर देंगे, और ये m और ये 1/3 वहां जाके कैपिटल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलर मैस जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारी VRMS वैल्यू बन जाएगी, और इसका आंसर आ जाएगा √3RT/m। तो ये हमने एक्चुअल डेरिवेशन कर दी है। पहले VRMS डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और मॉलिक्यूलर मैस पे, टेम्परेचर पे और मॉलिक्यूलर मैस पे, और ये डायरेक्टली रिलेट होती है किनेटिक एनर्जी, टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसका फार्मूला है हाफ कैपिटल M V स्क्वायर RMS। यहाँ पे मोलर मैस आएगा जब आप RMS का स्क्वायर लेंगे। क्वेश्चन 4 है ड्राइव करिए एक्सप्रेशन फॉर एवरेज ट्रांसलेशन किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा था, यहाँ तक डेरिवेशन कर देंगे जिसमें आएगा P इज इक्वल टू 2/3 N ओवर V किनेटिक एनर्जी एवरेज। यहाँ से हम क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे, तो 2/3 N ओवर V किनेटिक एनर्जी का एवरेज। तो आइडियल गैस लॉ कहता है P इज इक्वल टू N ओवर V KT। K हमारे पास है जनरल गैस कांस्टेंट R और एवोगैड्रोस नंबर Na। अब यहाँ पे हम P की वैल्यू पुट कर देंगे N ओवर V KT। देखिए N के साथ कैंसिल हो जाएगा, V के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो किनेटिक एनर्जी एवरेज आ जाएगी 3/2 KT।
क्वेश्चन 5 है, मॉडिफाई करें आइडियल गैस मॉडल को तो डिस्क्राइब करें नॉन आइडियल बिहेवियर यूजिंग वेंडर वॉल इक्वेशन। वेंडर वॉल इक्वेशन को हम यूज करते हुए नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस को डिस्क्राइब करेंगे और आइडियल गैस को हम मॉडिफाइड करेंगे। इसमें होता है फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो मॉडिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट होगा फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हम एक्सक्लूड करेंगे। तो मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई स्पेस, मॉलिक्यूल कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन में हमारे पास V था, तो वेंडर वॉल इक्वेशन में हम इसको मॉडिफाई करके बना देंगे V माइनस NB। जो B है वो 4 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होगा, ये कांस्टेंट होगा। और दूसरा पॉइंट होगा इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस रिड्यूस करेंगी प्रेशर को, करेक्शन होगी। जो प्रेशर था हमारा आइडियल में वो था P, अब उसको चेंज कर देंगे P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर में, वेयर A डिपेंड अपॉन अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ। ये कांस्टेंट गैसेस की अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा होगा। अब हमारा PV इज इक्वल टू nRT मॉडिफाइड होकर हो जाएगा P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय होल V माइनस NB। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाएगी, राइट हैंड साइड वही रहेगी। जैसे हीलियम के लिए अल्फा की वैल्यू होती है 0.0341 और बी की वैल्यू होती है 0.0237। और ये वंडर वाल इक्वेशन प्रेडिक्ट करती है लिक्विड गैस फेज को और ट्रांजिशन एंड क्रिटिकल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। मजीद इंप्रेशन के लिए अब ये टॉपिक लिख सकते हैं बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैस, जिसमें हमने आइडियल गैस इक्वेशन थी PV nRT, उसमें वंडर वॉल इक्वेशन की हमने क्या करेक्शन की थी, उसमें हमने वॉल्यूम करेक्शन की थी और वॉल्यूम में हमने V माइनस, यहाँ पे NB मिसिंग है, NB बाद में आएगा, V माइनस B कर दिया था, अभी A हमने नहीं डाला। और प्रेशर करेक्शन में P प्लस A ओवर V स्क्वायर कर दिया था, थोड़ी मॉडिफिकेशन की थी। तो अगर N मोल ऑफ द गैस हो अफेक्टिव वॉल्यूम तो फिर फार्मूला हो जाएगा V में आ जाएगा NB और इसमें आ जाएगा P प्लस A N स्क्वायर और V, फिर हमने ये मॉडिफिकेशन कर दी थी। तो बुक आप ये वाला टॉपिक वंडर वॉल इक्वेशन और उसकी वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन इस लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ तक एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन which is degenerated matter and how are wide dwarf and neutron star form। तो behavior of matter under extreme physical condition, what is degenerated matter और कैसे wide dwarf और neutron star बनते हैं। degenerated मैटर को हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन करके हैं, काइंडली ये देख लीजिएगा। और वाइड ड्रॉफ और न्यूट्रॉन स्टार का डिफरेंस हम क्वेश्चन नंबर 7 में देख आए हैं, काइंडली ये भी देख लीजिएगा, इसमें आप लिख सकते हैं इसके नोट्स। इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि एक ऐसी स्टेट जहां पे क्वांटम प्रेशर, जिसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहती है, कि क्वांटम प्रेशर डोमिनेट कर देता है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये डोमिनेट कर देता है ओवर थर्मल प्रेशर। तो थर्मल प्रेशर हमारा रिसेसिव रह जाता है और क्वांटम प्रेशर डोमिनेट कर जाता है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओवर थर्मल प्रेशर। कंडीशन क्या होती है, एक्सट्रीम डेंसिटी, हमारी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है 10 की पावर 9 kg पर मीटर क्यूब, और बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी और बहुत ही लो टेम्परेचर। जैसे इलेक्ट्रॉन डीजेनरेटेड मैटर होता है जिसे हम वाइड ड्रॉफ कहते हैं। और फार्मेशन प्रोसेस में देखें तो वाइड ड्रॉफ की फार्मेशन पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसमें कोर कोलैप्स हो जाती है लो मैस स्टार, तो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेटेड बैलेंस ग्रेविटी पैदा हो जाती है। इसकी डेंसिटी आमतौर पर 10 की पावर 9 kg पर मीटर क्यूब होती है और साइज अर्थ लाइक स्टार होता है या फ्यू किलोमीटर होती है। न्यूट्रॉन स्टार कोर कोलैप्स होती है बड़े बड़े मैसिव स्टार, जैसे सुपरनोवा अगर कोलैप्स होंगे, इसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके न्यूट्रॉन बना देते हैं, तो न्यूट्रॉन डीजेनरेसी बैलेंस ग्रेविटी पैदा होती है। इसकी डेंसिटी 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होती है इस सीटी स्केल पे। और डीजेनरेटेड मैटर डिफ्लाई कर देता है क्लासिकल फिजिक्स को, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती, ये गवर्न करता है क्वांटम स्टैटिक्स को। इसके अलावा आप बुक का टॉपिक डीजेनरेटेड मैटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट करता था कि 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट, कि 2 इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। साथ ही ये थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर वाइड ड्रॉफ की टॉपिक आपको यहाँ पे दिया गया है बुक के टॉपिक में। उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार, इसके नीचे ही न्यूट्रॉन स्टार दिया गया है, ये टॉपिक भी आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा 7 क्वेश्चन है, डिस्कस करें सुपर फ्लूइडिटी एंड सुपर कंडक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को की बेसिस पे हम सुपर फ्लूइडिटी और सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का बेसिक कंसेप्ट देते हैं, एट नियर एब्सोल्यूट जीरो, बहुत लो टेम्परेचर के एब्सोल्यूट जीरो के बिल्कुल करीब, बोसॉन ऑक्यूपाई द लोवेस्ट क्वांटम स्टेट। जो हमारे बोसॉन्स हैं, W बोसॉन, Z बोसॉन, ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं लोवेस्ट क्वांटम स्टेट और फॉर्म करते हैं मैक्रोस्कोपिक क्वांटम एंटाइटी। कंडीशन होती है अल्ट्रा लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, और लो डेंसिटी होती है। सुपर फ्लूइडिटी, जैसे लिक्विड है हीलियम 4, तो मैकेनिज्म में है BeC का, हीलियम का ले लेते हैं, हीलियम एटम बोसॉन, जीरो विस्कोसिटी होती है। सुपर फ्लूइडिटी में किसी भी चीज की विस्कोसिटी जीरो हो जाती है, तो फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, लिक्विड फ्लो करता है बगैर किसी फ्रिक्शन के, जिसे हम क्लाइंबिंग वॉल या क्वांटाइज वॉर्टिसेस भी कहते हैं।
आप बुक का ये टॉपिक देख सकते हैं कि बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट होती है मैटर दैट फॉर्म एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे सच एज क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो कॉजिंग पार्टिकल किनेटिक एनर्जी टू डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। एब्सोल्यूट जीरो के बहुत करीब आ जाते हैं, किनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाती है। इतने लो टेम्परेचर पे जो हमारे बोसॉन्स होते हैं, बोसॉन में है हमारे फोटॉन, डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन, ये कंडेंस हो जाते हैं इन सेम स्टेट। ये तीनों मिल ये सारे एक ही स्टेट में आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द डीजेनरेटेड मैटर। ये डीजेनरेटेड मैटर से थोड़ा डिफरेंट होता है, जहां पे दो फर्मियंस, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन cannot exist in same state. The Boson-Einstein condensation state matter exhibit unique properties। इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि बोस आइंस्टाइन स्टेट पे ये सुपर फ्लूइड बन जाते हैं और सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। और सुपर फ्लूइड वो लिक्विड होते हैं जहां पे जीरो विस्कोसिटी हो जाती है, हमारी विस्कोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो हमारे फ्लूइड फ्लो करते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो सुपर फ्लूइड ऑब्जर्व होते हैं एट वेरी कूल टेम्परेचर पे, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ पे इनका रिमार्केबल बिहेवियर होता है, यानी कि इनकी एबिलिटी पैदा हो जाती है परसिस्टेंट वॉर्सेस बनाने के लिए। वॉर्टिस एक ऐसा रीजन होता है फ्लूइड में इन विच द फ्लो रिवॉल्व अराउंड एन एक्सिस लाइन, जिसमें वो अपने एक्सिस लाइन के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता है, विच मे बी स्ट्रेट, एक्सिस के दरमियान स्ट्रेट भी हो सकता है और वो कर्व लाइन में भी रिवॉल्व कर सकता है। और सुपर कंडक्टिविटी वो स्टेट होती है जहां पे किसी भी सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो हो जाती है वो जीरो हो जाती है। तो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो जाती है। मैकेनिज्म क्या है, इसमें कूपर पेयर बन जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्ट करते हैं दोनों एज अ बोसॉन्स, तो अंडरगो कर देते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। इसमें मेसनरी इफेक्ट भी आते हैं, एक एक्सपेल करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। इसकी एप्लीकेशन हो जाती है मैग्नेटिक ट्रेन, एमआरआई मशीन, लूजलेस पावर ग्रिड्स। ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में सारा एक्सप्लेन करके आए हैं। शॉर्ट नंबर 12 में बताया गया एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर, ये देख लीजिएगा प्लीज। ये दोनों फिनोमेना अराइज होते हैं क्वांटम कोहेरेंस से इन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन अनेबल माइक्रोस्कोपिक क्वांटम बिहेवियर, जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम बिहेवियर को अनेबल कर देते हैं। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 है द मास ऑफ हीलियम एटम दिया हुआ है 6.64 इन 10⁻⁻27 kg। ये हम यहाँ पे डाटा में लिख लेते हैं। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस करके हम इसका टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की फार्मूला होता है √3kT/m। इसके लिए हमें पहले टेम्परेचर को, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 प्लस करना पड़ेगा। फिर हम इसमें kT को कैलकुलेट कर लेते हैं, या आप डायरेक्ट भी इसमें तमाम वैल्यूज को पुट कर सकते थे। k हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको जुबानी आनी चाहिए। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई, आपने इसे टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया तो kT आ गया, फिर आपसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में आपने मैथ से डिवाइड कर दिया। मैथ आपको गिवन है क्वेश्चन में 6.64 × 10⁻⁻27, और लास्ट में आप जो आंसर आ रहा है इसका अंडर रूट ले लें। आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1340 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में आप डाटा लिखेंगे, VRMS की वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे 3kT/m अंडर रूट, टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और तमाम वैल्यूज फार्मूले में पुट करके आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल 2 है एट विच टेम्परेचर विल बी द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम इक्वल टू द स्केल वेलोसिटी ऑफ अर्थ। किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो अर्थ की स्केल वेलोसिटी जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है उसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे स्केल वेलोसिटी हमारी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, उसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्केल वेलोसिटी दोनों इक्वल हैं, उसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाएगा 11,200 मीटर पर सेकंड। डाटा में आपको मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दी हुई है 5.3 × 10⁻26। ये डाटा में लिख देंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू ये आपको आनी चाहिए, वरना आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में दी जाती है। अब क्योंकि आपने टेम्परेचर निकालना था, आपने टेम्परेचर निकालना तो आप टेकिंग लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये VRMS का स्क्वायर हो जाएगा, मास यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3kT के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपकी T की वैल्यू निकल आएगी। आप देखें मास, RMS वैल्यू और K, ये तीनों डाटा आपको दिए हुए हैं, इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो V स्क्वायर निकाल लेते हैं, हम इस वेलोसिटी का स्क्वायर लिया, फिर इसमें फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जिसमें V स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, मैथ में 5.3 × 10⁻26 यहाँ दिया हुआ, ये पुट किया, ये 3 और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सिंपली आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, यहाँ पे लहदा नोमिनेटर डोमिनेटर कैलकुलेट किया, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1.606 × 10⁸ केल्विन। तो 1.61 × 10⁸,
तो हमारा ये आंसर बुक के साथ मैच नहीं कर रहा। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 10 की पावर में कोई प्रॉब्लम है, आंसर इस डाटा के साथ मैच नहीं करता बुक का, क्योंकि इस कैलकुलेशन के साथ 5.3 × 10⁻26 सेम वैल्यू ली हमने यहाँ पे, वेलोसिटी की वैल्यू का स्क्वायर भी हमने ठीक लिया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी ठीक लिखा है, तो कैलकुलेट करके हमारा यही आंसर आता है। प्रॉब्लली यहाँ पे एक गलती हो सकती है कि यहाँ पे दिया हुआ है 5.3 × 10⁻26 किलोग्राम, लेकिन सॉल्व करते हुए यहाँ पे उन्होंने ग्राम डाल दिया हो, ग्राम डाल के फिर इसे 10 की पावर 3 से डिवाइड किया हो, तो जिसकी वजह से 10 की पावर 5 आ रहा हो। अगर हमें ये दिया जाए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मैस किलोग्राम में, तो फिर यही आंसर आता है। लेकिन अगर ये मैस आपको दिया हो ग्राम में, अगर आपको ग्राम में दिया हो, तो फिर जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपकी यहाँ 10 की पावर -23 आ जाएगी, या 3 वैल्यू कम हो जाएंगी, जिससे थोड़ा आपका आंसर 1.6 × 10⁻5 आ गया है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डाटा के साथ उनका आंसर मैच नहीं कर रहा। अगर ग्राम दिए होते तो शायद डाटा से मैच कर जाता है, लेकिन किलोग्राम के साथ ये मैच आंसर नहीं कर रहा। न्यूमेरिकल नंबर 3 है द मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, दिया हुआ हमें 6.4 × 10⁻27 kg। तो कैलकुलेट करें RMS स्पीड। तो RMS स्पीड के लिए फार्मूला होता है √3 kT/m, और मैस आपको दिया हुआ है 6.4 × 10⁻27 kg, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 400 केल्विन। 400 केल्विन, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, ये अब याद कर सकते हैं, कैलकुलेटर से देख सकते हैं। अब आप 3 kT/m ये तमाम वैल्यूज फार्मूले में पुट करें, तो कैलकुलेट हमने किया KT, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 kT/m की वैल्यू पुट की, और बाद में अंडर रूट ले लिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1609 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसे 10 की पावर 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 1.609 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जिससे आपका 1.6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड बुक वाला आंसर आ जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने यहाँ सिंपल नोटेशन में लिखा हुआ है, तो आप इसे 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पार्ट ए पे सिंपल कैलकुलेशन है, RMS की वैल्यू निकालनी है, 3 कांस्टेंट है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, टेम्परेचर 400 केल्विन, और मैस आपको वैल्यू दी हुई है, तमाम वैल्यूज में पुट करें, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी की तरफ चलते हैं कि एंड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा 3/2 kT, K भी मालूम है और T भी मालूम है, तो सिंपली 3/2 होता है 1.5, K हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 400 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.28 × 10⁻21 जूल। दोबारा देख लेते हैं, K ही होता है 3/2 kT, 3/2 हमने लिखा, K की वैल्यू हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये दी गई है, ये हमने यहाँ पे लिख दी, और T हमें दिया गया 400 केल्विन टेम्परेचर, ये हमने यहाँ दे दिया, तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 8.28 × 10⁻21 जूल। न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि किस टेम्परेचर पे RMS स्पीड जो है गैस मॉलिक्यूल की वो डबल हो जाएगी एज कम्पेयर टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर दिया गया है 927 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डाटा में हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और गिवन कंडीशन है कि RMS2 जो होगी वो ट्वाइस होनी चाहिए RMS1 के। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, और इस कंडीशन को हम प्रूव करने जा रहे हैं। हमें पता है कि VRMS जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो VRMS2 जो होगी T2 के एब्सोल्यूट अंडर रूट के इक्वल हो जाएगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अंडर रूट, और V1 हो जाएगी T1 एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंडर रूट। तो हमें रिलेशन आ जाएगा V2 और V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T2/T1। V2/V1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि V2 ये है 2V1 के बराबर है, V2 बराबर है 2V1 के, और V1 तो V1 के बराबर है, तो ये V1 हमारा V1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा हमारे पास 2 इक्वल होगा अंडर रूट T2 ओवर, और इनिशियल टेम्परेचर में दिया हुआ है 300, इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, T2 ऐसे ड्रॉप कर लिया 300 वहां से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा T2 हमारे पास 1200 केल्विन। केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें से 273 माइनस कर दें, तो कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीग्रेड में, तो आंसर आ जाएगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 927 डिग्री सेंटीग्रेड पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में इसकी VRMS वैल्यू डबल हो जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, डिटरमाइन करें RMS स्पीड ऑफ आर्गोन एटम्स। टेम्परेचर में दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को हम पहले केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे 273 इसमें प्लस करके, सेंटीग्रेड को 273 प्लस किया तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। मोलर मैस हमें दिया गया है 39.95 ग्राम पर मोल, तो 39.95 ग्राम पर मोल है, इसे आप 1000 से डिवाइड करें, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.03995 किलोग्राम पर मोल।
क्योंकि हमारे पास 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, इसे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे हमने किलोग्राम पर मोल में मोलर मैथ को कन्वर्ट कर दिया। साथ में हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट की एसआई में वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारा डाटा आ जाएगा। आरएमएस स्पीड का फार्मूला होता है √3 RT/m। हमारे पास आर की वैल्यू भी मौजूद है, टी एब्सोल्यूट भी वैल्यू मौजूद है और मोलर मैथ एसआई यूनिट में मौजूद है। तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोलर मैथ हमने पहले से ग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया, फिर आर टी के लिए आर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर 313 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमसे 3 RT निकाल लिया, 3 से मल्टीप्लाई किया और बाद में मोलर मैथ m से डिवाइड कर दिया और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी फार्मूले में वैल्यू पुट करें, कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 442 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 6 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन 1 मीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसमें आंसर का डाटा भी दिया हुआ है, हमें आंसर भी दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ले लेते हैं। टेम्परेचर है हमारे पास 273 केल्विन, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM होता है जिसकी वैल्यू है 1013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। और साथ में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की कैलकुलेटर से वैल्यू देख सकते हैं या खुद इसे आप याद कर सकते हैं। फार्मूला लगाएंगे P = NKT और स्मॉल n जिसे हम नंबर डेंसिटी कहते हैं ये N/V के बराबर भी होता है। तो अब ये फार्मूला हो जाएगा N = PV/KT। प्रेशर में दिया गया है 1 स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया गया है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1 मीटर, ये हमें दिया हुआ है इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, ये भी डाटा में लिख दें। डाटा में लिख दिया। के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर भी दिए गए, तमाम वैल्यू इसमें पुट करें हम। देखें यहाँ पे हमने प्रेशर पुट किया, स्टैंडर्ड प्रेशर, फिर हमने वी स्टैंडर्ड वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब जो हमें गिवन है, फिर हमने यहाँ पे पुट किया के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और फिर हमें जो टेम्परेचर स्टैंडर्ड गिवन है 273 से पुट किया। इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.688 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। 7 है एक वेसल है ए, उसमें कंटेन करता है हाइड्रोजन, और एक अनदर वेसल है बी जिसके अंदर है उस वॉल्यूम इज ट्वाइस एज वेसल ए, जिसका वॉल्यूम ट्वाइस है, कंटेन सेम मैस ऑफ ऑक्सीजन, उसका मैस भी सेम ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर। फाइंड द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। दोनों गैसेस का सेम मैस दिया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम बी जो है वो ट्वाइस है वॉल्यूम ए का, यहाँ दिया हुआ है वॉल्यूम बी वॉल्यूम ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ए। टेम्परेचर भी सेम है, यहाँ पे दिया हुआ है सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी हमारा सेम है। मोलर मैस होता है H2 का 2 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम पर मोल। जैसे पता है आरएमएस वेलोसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन के, और आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन के। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट का रिलेशन आ गया। पार्ट 1 में रेशियो ही फाइंड करनी थी, फाइंड द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की हम रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं। अब इस फार्मूले में हम सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन ओवर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोलर मैस हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 32। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 और नीचे लिख देंगे 1, तो रेशियो आ जाएगी 4:1। हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड रेशियो भी तो ऑक्सीजन के साथ है 4:1, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 गुना ज्यादा तेजी से फ्लो करेगी एड कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का आया आंसर हमारे पास 4 और ऑक्सीजन का आंसर आया हमारे पास 1, तो रेशियो आ गई 4:1। पार्ट में है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ द गैसेज इन वेसल ए एंड बी। प्रेशर का फार्मूला होता है ρRT/m मोलर मैस, यह फार्मूला होता है nRT/V। ये दो फार्मूला हम यूज कर सकते थे जब मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ हाइड्रोजन आपको दिए हुए हैं 2 और 32, ये हम पहले पार्ट में यूज कर चुके हैं। अब प्रेशर रेशियो निकालेंगे, मैस m फॉर बोथ डायरेक्टली इज इक्वल टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन होंगे गिवन मैस और मोलर मैस, और ऑक्सीजन का होगा गिवन मैस और मोलर मैस, और हमारा फार्मूला था P इज इक्वल टू nRT। Pa होगा n ऑफ हाइड्रोजन, RT और Va, और Pb होगा n ऑफ ऑक्सीजन, RT/Vb। जैसे में गिवन है Vb ट्वाइस है Va के, तो Vb की जगह हम पुट कर देते हैं ट्वाइस ऑफ Va। अब Vb का ये फार्मूला बन गया n ऑफ O2 RT/2Va, और Pa का बन गया n ऑफ H2 RT/Va। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, Pa की तमाम वैल्यू ऊपर रखेंगे, Pb की तमाम वैल्यूज नीचे रखेंगे, और कौन कौन सी वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही हैं, हमारा RT इस RT के साथ
कैंसिल हो जाएगा, और ये वी ए इस वी ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे कैंसिल नहीं किया, यहाँ पे इस स्टेप में हम जाके इसे कैंसिल कर देंगे। तो हमारा बचेगा NH2 डिवाइडेड बाय NO2, NH2 डिवाइडेड बाय NO2, और यहाँ डिवाइडेड बाई O है, ये डबल डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, जो चीज़ डबल डिवाइड हो रही है वो ऊपर चली जाती है। तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय NH2 ओवर NO2। NH2 की जगह पुट करेंगे M/2 गिवन मैथ ओवर मोलर मैथ। NH2 की जगह पुट किया हमने M/2, और NO2 की जगह पुट करेंगे M/32, M/32 पुट करेंगे, गिवन मैथ दोनों का सेम है तो M से कैंसिल हो जाएगा। अब ये डबल डिवाइड है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 32/2 यानी कि आ जाएगा 16। तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया जो आ जाएगा 32/1। तो हमारी रेशियो आ जाएगी 32/1। जो 32 है ये PA है, और जो 1 है ये PB है। तो पार्ट बी में हमने फार्मूला लगाया P(N(RT)/V, और N हाइड्रोजन होगा M/2, N ऑक्सीजन होगा M/32, और यहाँ पे PB की जगह आ जाएगा VB की जब पुट किया था 2VA, बाकी चीज़ें हमने NRT की वैल्यू लिखी, PA को PB से यहाँ डिवाइड किया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32:31। थैंक यू माय फ्रेंड, काइंडली जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।